अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, चिंता ज्ञान की शुरुआत है। नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, खासकर उनके मिसाइल संघर्ष पर जरा गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारी ये जो चर्चा है ये एबीएन मतलब एक स्वतंत्र रक्षा विश्लेषण समूह है, उनकी हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। और ये विषय देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। और सामान्य जानकारी के लिए भी ये समझना जरूरी है कि चल क्या रहा है। सही कहा। हम इसमें ईरान की मिसाइल ताकत, फिर इजराइल की प्रतिक्रिया, जैसे वो ऑपरेशन राइजिंग लायन था, हाँ। फिर ईरान का जवाबी हमला, दोनों के डिफेंस सिस्टम कितने कारगर हैं और आगे क्या हो सकता है, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए इस मिसाइल टकराव की तह तक चलते हैं। शुरुआत ईरान के मिसाइल जखीरे से ही करते हैं। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। ये बात कितनी वजन रखती है? ये बहुत बहुत ज्यादा वजन रखती है। आप देखिए, हमलों से पहले का जो अनुमान था वो करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का था। 3000? काफी ज्यादा है ये तो। जी, और इसमें कम दूरी से लेकर आप समझिए 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा मार करने वाली मिसाइलें हैं, जैसे इमाद, फतेह-1 और जो नई है खैबर शेकन। खैबर शेकन, हाँ सुना है इसके बारे में। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि शायद उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हों, मतलब जिनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और उनको रोकना लगभग नामुमकिन होता है ना? हाँ बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि ज्यादातर मिसाइलें ईरान ने खुद बनाई हैं। ये उनकी अपनी क्षमता है। अच्छा, मतलब आत्मनिर्भरता है इस मामले में। जी, काफी हद तक। और इसी वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इसे एक बड़ी चुनौती मानती है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनको इतना खतरनाक क्या चीज बनाती हैं? मतलब ये काम कैसे करती हैं, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये लॉन्च के बाद बहुत ऊपर जाती हैं, वायुमंडल के बाहर तक भी, और फिर तेजी से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे अपने टारगेट पर गिरती हैं। इनकी रफ्तार और ऊंचाई, यही चीज इन्हें ट्रैक करना और बीच में रोकना मुश्किल बना देती है, खासकर तब जब एक साथ कई सारी मिसाइलें दागी जाएं। अच्छा, मतलब सैचुरेशन अटैक। हाँ बिल्कुल। और खैबर शेकिन जैसी जो नई मिसाइलें हैं वो तो हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती हैं। इससे वो और सटीक हो जाती हैं और उन्हें इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। समझ गया। तो ये तो हुई ईरान की क्षमता। लेकिन हाल में जो हुआ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसने क्या बदला? रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि असर काफी गहरा था। हाँ, असर काफी महत्वपूर्ण था। इस ऑपरेशन में ईरान के कई सीनियर मिलिट्री कमांडर मारे गए। नतान्स जैसे उनके परमाणु ठिकाने को भी नुकसान पहुंचा। नतान्स, हाँ। और खबरें तो ये भी थी कि इससे ईरान के एक बड़े हमले की योजना थी, शायद 1000 मिसाइलें दागने की, वो भी बाधित हुई। और तो काफी बड़ा प्लान रोका गया। जी, साफ है कि इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को चोट पहुंचाना था। लेकिन फिर ईरान ने भी तो पलटवार किया, वो चुप नहीं बैठे। बिल्कुल, ईरान ने भी जवाब दिया। करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स, जैसे वो शहेड ड्रोन्स हैं, उनसे हमला किया। हाँ, शहेड ड्रोन्स तो काफी चर्चा में रहे हैं। और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि कुछ मिसाइलें इजराइल के इतने एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रहीं। मतलब आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, इन सबको? जी, इनमें से कुछ को भेदकर तेल अवीव और उत्तरी शहरों में नुकसान भी हुआ, जानें भी गईं। तो ये दिखाता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, 100% अभेद्य नहीं होता। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही इजराइल तकनीकी रूप से आगे दिखे, ईरान के पास अभी भी चोट पहुंचाने की काबिलियत है। तो अब ये शक्ति संतुलन कैसा दिख रहा है? किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अभी के हालात में तो खुफिया बढ़त और सटीक हमलों की वजह से इजराइल का पलड़ा भारी लगता है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व और अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। ईरान जाहिर है दबाव में है, लेकिन वो पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। वो कड़ी जवाबी कार्रवाई की बातें कर रहा है। विश्लेषक यही मान रहे हैं कि अगर इजराइल ये दबाव बनाए रखता है तो शायद संघर्ष एक तरफा हो जाए। और परमाणु पहलू का क्या? ये खबरें थी कि इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया। क्या उससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक सकता है? इजराइल ने नतान्स जैसे ठिकानों को निशाना तो बनाया, लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान की कुछ परमाणु सुविधाएं, जैसे फोर्दो है या नतान्स के भी कुछ हिस्से, वो जमीन में बहुत गहरे बने हैं। बंकर्स में? हाँ, बहुत मजबूत बंकरों में। उन्हें तबाह करने के लिए खास बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए होते हैं, और शायद इजराइल के पास वो क्षमता सीमित है। तो असल में कितना नुकसान हुआ है परमाणु कार्यक्रम को, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो मतलब
अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है उस मोर्चे पर। जी बिल्कुल। तो ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि ये मामला जल्दी सुलझने वाला नहीं है। आगे क्या हो सकता है, किस तरफ जा रहा है ये सब? ज्यादातर विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि ये एक लंबा चलने वाला संघर्ष बन सकता है, शायद कम तीव्रता का, लेकिन लगातार चलता रहेगा। हो सकता है इजराइल रुक रुक कर हमले करता रहे जब तक कि ईरान के अंदर कोई बड़ा बदलाव ना आए। जैसे कि शासन में बदलाव। कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा करती हैं। हाँ, कुछ विश्लेषणों में ये बात कही गई है, लेकिन देखिए ये सब अभी अटकलें ही हैं। स्थिति काफी अनिश्चित है और कभी भी बदल सकती है। वाकई ये एक बहुत पेचीदा और सच कहूं तो चिंताजनक तस्वीर है। आज की चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, वो ये है कि एक तो ईरान की मिसाइल क्षमता वाकई अहम है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दूसरा, इजराइल की प्रतिक्रिया लक्षित और प्रभावी रही है, उसने नुकसान पहुंचाया है। तीसरा, दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों के भी अपनी सीमाएं होती हैं। सही कहा। और चौथा, यह संघर्ष शायद लंबा खिंच सकता है। ये सारे बिंदु अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। एक तरफ तो पारंपरिक सैन्य शक्ति में इतना फर्क है और दूसरी तरफ परमाणु क्षमता को लेकर ये जो अस्पष्टता है, ये दोनों चीजें ईरान और इजराइल की आने वाली रणनीतियों और चालों को किस तरह से आकार देंगी। वाकई ये सोचने वाला सवाल है। खैर, अगर हमारे श्रोताओं को ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई और विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बिल्कुल, हम जरूर पढ़ेंगे। हम जल्द ही एक नए जरूरी विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।